गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में एसएसटी में अशोक की धम्म यात्राएं एवं अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे कि अशोक ने किस प्रकार से जो युद्ध घोष छोड़कर धम्म घोष अपना लिया और धम्म घोष अपनाने के बाद अशोक ने धम्म यात्राएं की और उनके जो अभिलेख है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि अब जो अशोक है, बिंदुसार के बाद अशोक मगध का साम्राज्य या सम्राट बना, साम्राज्य संभाला और उसका सम्राट बना। अशोक मगध का सम्राट था, उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य विस्तार किया। अनेक युद्ध किए, अनेक युद्ध के बाद उसने विजय हासिल की, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन जो भी युद्ध किए उसमें कलिंग का युद्ध था, वो एक महत्वपूर्ण युद्ध था। उसके बाद उसमें जो युद्ध घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया, क्योंकि वो स्थिति इस प्रकार की थी, इस प्रकार नरसंहार हुआ जिससे उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने इस प्रकार युद्ध न करने की नीति को अपना लिया और उसने इस प्रकार धम्म यात्राएं की और यात्राओं के साथ अपने आदर्श और संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने जो इसमें युद्ध घोष के स्थान पर क्या किया, धम्म घोष को अपना लिया। यहीं से उसकी धम्म यात्राएं यानी कि शुरू होती है और वो जिसने युद्ध नीति को समाप्त कर दिया, यानी युद्ध न करने का उसने इस प्रकार से अपना युद्ध न करके धम्म घोष को अपना लिया। अब आती है धम्म यात्राएं। देखो, धम्म यात्राएं इस प्रकार से अशोक ने पूर्व बिहार यात्राएं हुआ करती थी। पहले अशोक ने धम्म यात्रा को अपनाया, उससे पूर्व क्या हुआ करती थी, बिहार यात्राएं की जाती थी, जिसमें राजा पशु का शिकार किया करता था। यानी कि अपने इस प्रकार से भ्रमण यात्राएं होती थी। भ्रमण यात्राओं में जो राजा होता था वो पशु का शिकार करते थे। परंतु अशोक ने जीव हत्या को भी इसमें अपने आदर्श में रखा है। जीव मात्र की हत्या न करें, किसी भी जीव की हत्या न करें। तो पहले शिकार किया जाता था, फिर उसमें जो विहार यात्राएं समाप्त करके अब धम्म यात्राएं शुरू कर दी। धर्म के लिए आदर्श बना और अशोक ने उसके स्थान पर धम्म यात्राओं का प्रावधान रखा। यानी कि बिना जीवा वाले या इस प्रकार के जो जीव हैं उनके बिना किसी कसूर की हत्या न की जाए। उसने बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों और क्षमणों तथा वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। उसके समय क्या होता था कि उसने जिस प्रकार से युद्ध नीति से त्याग किया तो उसने बौद्ध स्थानों को बनवाया, कई जगह बौद्ध यात्राएं की तथा जो ब्राह्मण होते थे उनका, श्रमणों का, इनका वो सम्मान करता था और वृद्ध जन थे उनको स्वर्ण दान दिया करता था, जिससे उनके वृद्ध में सहायता प्राप्त होती। क्योंकि उस समय वृद्धावस्था आ जाती है तो क्या होता है, काम करने की क्षमताएं क्षीण होने लग जाती हैं, काम नहीं कर पाते, तो वृद्धों को उसने सहयोग प्रदान करने के लिए स्वर्ण दान किया जाता था। इस प्रकार से धम्म यात्रा है, बिहार यात्रा को किसी में बदल दिया, उसने धम्म यात्रा में बदल दिया। अब आता है अनुसंधान। अनुसंधान अशोक के काल में राज्य में जो कर्मचारी और जो प्रादेशिकों और राजकों और इस प्रकार से युक्त को, जो इस प्रकार युक्त के आधार पर जो विभिन्न योजनाएं बनाई, युक्त को होते हैं, राज्य को जो नागरिक न्याय प्रशासन को संभालने वाले न्यायाधीश कह सकते हैं, नागरिक न्यायाधीश कह सकते हैं राज्य को। तो इस प्रकार प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। जो भी उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के बाद उसने ये विभिन्न जो उसके कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जैसे कि प्रादेशिकों, राज्यों और युक्त को, इनको हर 5 वर्ष धर्म यात्राओं के लिए भेजा जाता था। और इस प्रकार से जिन
लेखों में अनुसंधान कहा जाता है। जैसे इन लेखों को क्या कहा जाएगा? अनुसंधान। कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने क्या करा? अपने आदर्शों का प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार के कर्मचारियों को भेजा जाता था। वही क्या कहलाता था? अनुसंधान कहलाता था। अब आती है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र यानी कि उसने देखो उसकी जो राज्याभिषेक के 14 वर्ष में अशोक ने धम्म यात्राओं की नियुक्ति की और उसमें मुख्य कार्य थे। उसने जो धम्म यात्राओं की नियुक्ति की कि कौन कौन कर्मचारी, कौन कौन से अधिकारी धम्म यात्राओं के लिए जाएंगे। उसके जो मुख्य कार्य थे, जनता को धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी कि धर्म के बारे में बताना और किस प्रकार से जनता दूसरे के अधिकार को न छीने, इस प्रकार कल्याणकारी कार्य किए। उसने जनता की भलाई के लिए अनेक इस प्रकार कल्याणकारी कार्य किए। दानशीलता के लिए प्रोत्साहित किया। जनता को यह है कि सभी जनता को ये प्रोत्साहित किया उसने कि सभी अपने स्वयं के लिए न दूसरों के लिए करने के लिए तत्पर रहें, कल्याणकारी कार्य करें, दान करें, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें जिससे दूसरों का भी सहयोग हो सके। इस प्रकार कारावास में जो कैदी थे, कैदियों को मुक्त करना, कैदियों को उसने मुक्त कर दिया और उसकी सज़ा कम कर दी। जिनको ज़्यादा सज़ा थी उनकी सज़ाएं कम कर दी। उनके परिवार जो कैदी कारावास में थे उनके परिवारों को सहायता करना, क्योंकि जब कोई भी अपराधी परिवार का जो मुखिया है या परिवार का जो मुख्य सदस्य है जब जेल में होता है तो उनके परिवार को संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो इस प्रकार परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने का भी कार्य उसने किया कि जो भी जेल में कैदी हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। अब आते हैं अभिलेख। देखो अशोक के जो अभिलेख हैं अधिकतर ब्राह्मी लिपि में दिए गए हैं और उसने उत्तर भारत के जो खरोष्ट लिपि में भी उसके अभिलेख लिखे गए हैं। तो अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेख तैयार किए और अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। ये एक प्रथम शासक था जिसने इस प्रकार का कार्य किया और इसमें जिसने जनता को प्रेरणा दी। और ईरानी राजा धारा से मिलती है इसकी प्रेरणा। किससे मिलती है? जो ईरानी राजा धारा था उससे इसकी प्रेरणा मिल रही थी। और अशोक ने अधिकांश जो भी उसके लेख हैं, अधिकांश लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत है उसमें अधिकतर जो लेख हैं उसके खरोष्ट लिपि में दिए गए हैं। इस प्रकार से दो लिपियों में अपने लेख प्रसारित किए, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि। यहाँ पर दो लिपियाँ दी गई हैं, दोनों लिपियों में उसने अपने लेख दिए और इस प्रकार से अभिलेखों का ब्राह्मी लिपि में और खरोष्ट लिपि में उसने जनता तक पहुँचाने का, संबोधित करने का प्रयास किया। टोपरा से जो दिल्ली में लाए गए एक स्तंभ था, टोपरा से दिल्ली कुछ एक स्तंभ था जो 7 लेख एक साथ उसमें उत्कीर्ण थे। उसने 7 लेखों को एक ही अभिलेख था, एक स्तंभ जैसा, जिस प्रकार से एक पट्टी नुमा होता है, इस प्रकार एक स्तंभ था। स्तंभ में 7 लेख एक साथ उसमें उत्कीर्ण कर रखे थे। और दूसरे तथा तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आर्टियोकस द्वितीय का जो है उल्लेख था। दूसरे और तीसरे जो अभिलेख में है, जो यवन नरेश था, आर्टियोकस, उसका चित्रण उसमें दिया गया था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए जो पहली बार, देखो अशोक का जो अभिलेख है पढ़ने के लिए जो पहली बार सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। तो एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेस को हुई। तो इस प्रकार से जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता हासिल की और अभिलेख
जो अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया और इस प्रकार 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 40 वर्ष तक उसने मगध पर शासन किया और 40 वर्ष तक शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सबसे अधिक वर्ष तक शासन करने वाला अशोक मगध पर शासन किया। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। तो 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। आज हमने यहाँ पर धन यात्राएं, अनुसंधान, द महामार्ग और अशोक के अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख उसने लिखे हैं, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि में उसके लेख लिखे गए हैं। धन्यवाद।